ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने एक सुंदर ट्रेनिंग का आयोजन किया है, जिसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है, जिसका विषय है योगिक गृह वाटिका। तो आइए ट्रेनिंग की शुरुआत करें। उससे पहले 3 मिनट उस परम रक्षक, परम कृषक, परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि 100 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान कर लेना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर ध्यान कर लेना चाहिए। तो चलो उस महाज्योति से आत्म ज्योति जलाए 3 मिनट प्रभु पिता को याद करते हैं। मानव जीवन के प्रथम जरूरियात रोटी, कपड़ा और मकान है। वैसे भी कहा जाता है सुख का पहला आधार निरोगी तन। फिर भी आज इंसान अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में और बड़े बड़े मकान बनाने में तो सफल हो चुका है, लेकिन शुद्ध, सात्विक, बिना दवाइयों वाला अन्न खाने को नहीं मिल रहा है, जिस कारण तन मन की अनेक बीमारियां बढ़ रही है। तो संपूर्ण सुखी बनने के लिए तन मन को स्वस्थ बनाना ही पड़ेगा, जिसके लिए खास कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने
योगी गृह वाटिका ट्रेनिंग का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हम अपने अपने द्वारा अपने घर में अपनों के लिए शुद्ध सात्विक फल सब्जियां अन्न को उगा सकेंगे। तो आइए इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम तपस्विनी, हमारी प्रेरणा मूर्ति आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी के आशीर्वचनों से। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा है। आप महसाणा एवं भावनगर उप क्षेत्र के उप क्षेत्रीय संयोजिका है। आपने पिछले 50 सालों से मानव सेवा एवं प्रभु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। आपने गांव से लेकर विश्व के कोने कोने में आध्यात्मिकता की मशाल जलाई है, जिसके अंतर्गत अनेक अभियानों, अनेक सम्मेलनों, अनेक शिविरों का आयोजन हुआ है, जिसमें लाखों भाई बहनों ने व्यसन मुक्त एवं मूल्यनिष्ठ स्वनिर्भर बनने की प्रेरणा ली है। तो मैं प्यारी दीदी जी के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। हमारी प्यारी दीदी जी, आपका जीवन हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आइए सुनते हैं दीदी जी के मुख से आशीर्वचन। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा एक सुंदर योजना योगी गृह वाटिका, जिसका प्रशिक्षण कार्यक्रम 10, 11, 12 मई को किया गया, जिसमें भारत देश के विभिन्न प्रांतों के हजारों भाई बहनों ने भाग लिया। परिणाम स्वरूप 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर इस योगी गृह वाटिका का शुभ आरंभ किया गया। सभी भाई बहनों ने बड़े उमंग उत्साह के साथ प्रभु स्मृति में उन फल और सब्जियों के बीज को प्रकंपन देते हुए सशक्त बनाकर टेरेस गार्डन में अथवा गमलों में उनको बोया और बहुत सुंदर परिणाम उसके प्राप्त हुए। बड़े अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आप सभी के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। इतनी सुंदर सब्जियां, लौकी, भिंडी, तुरिया आदि आदि आप भेज रहे हैं। साथ ही आपके खुशी, उमंग और उत्साह के प्रकंपन भी हम तक पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के सभी सदस्यों की तरफ से इस योगी गृह वाटिका को आरंभ करने वाले सभी भाई बहनों का खूब खूब हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका कोल्हापुर से हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन, सूरत से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी तृप्ति बहन, आपने भी अपने क्षेत्र में और अन्य अनेक आत्माओं को, टीचर्स बहनों को, भाई बहनों को प्रोत्साहित कर इस योगिक गृह वाटिका की योजना को सफल बनाया है। तो मैं आपका भी खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही जब सबने इस योजना को प्रैक्टिकल आरंभ किया, ये हमारे वो भाई बहने हैं जिन्होंने कभी कृषि क्षेत्र में कार्य नहीं किया, लेकिन अपने श्रेष्ठ लक्ष्य से प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद जो प्रेरणा प्राप्त हुई और इसे आरंभ किया है, तो कई प्रकार की कठिनाई उनके सामने आई। उन सभी बातों को लक्ष्य में रख करके पुनः प्रभाग ने ये निर्णय लिया है कि अब 21, 22,
23 सितंबर को एक रिफ्रेशर कोर्स किया जाएगा, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा और आप और अच्छी रीति से इस योगिक गृह वाटिका को आगे बढ़ा सकें, ऐसी आपको प्रेरणाएं दी जाएंगी। हमारे अनुभवी इस क्षेत्र के अनेक भाई बहनें आपको इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे। साथ ही साथ जिन भाई बहनों ने अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं, हम उनके अनुभव को भी जानना चाहेंगे। उनके अनुभव भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। मुझे इस योजना के परिणामों को देखते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है और आप सबके लिए अंदर से दिल से ये दुआएं निकल रही हैं कि हम सब अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम अपने परिवार के लिए अपने ही घर में सात्विक फल और सब्जी पैदा कर उन्हों के विचारों को समर्थ और श्रेष्ठ बनाएंगे और जहाँ मन शुद्ध है वहाँ का वातावरण भी शुद्ध और शक्तिशाली होगा, तो परिवारों में भी प्रेम, स्नेह, सद्भावना जैसा सुंदर वातावरण बने और सभी उस प्रभु स्मृति से अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करें। ऐसी श्रेष्ठ सुंदर मंगल कामनाओं के साथ पुनः पुनः इसी खुशी, उमंग, उत्साह से आप आगे बढ़ते रहें। इस योगिक गृह वाटिका को आगे बढ़ाते हुए अन्य अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दे करके इस योजना को आरंभ कराएंगे, ऐसी मेरी शुभ भावना है। ओम शांति। दीदी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत वराछा से आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी ब्रह्मा कुमारी तृप्ति बहन जी। आपने पिछले 34 सालों से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आप सूरत वराछा एवं क्षेत्र के 17 सेवा केंद्रों का सफल संचालन कर रहे हैं। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका है। आपके द्वारा अनेक मूल्यनिष्ठ कार्यक्रम जैसे कि व्यसन मुक्ति, रक्तदान शिविर, महिला जागृति, वृक्षारोपण, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगी, आपकी कार्य शक्ति में है कमाल। आपने सदा जलाई है श्रेष्ठ कर्मों की मशाल। तो आइए अभी सुनते हैं तृप्ति बहन जी से योगी गृह वाटिका का महत्व। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का एक बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, और जिस प्रोजेक्ट को आजकल बहुत ही सफलता प्राप्त हो रही है, योगिक गृह वाटिका। और इसी योगिक गृह वाटिका का एक रिफ्रेशर कोर्स जो आज से शुरू होने जा रहा है, कुछ एक उसकी जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष हूँ। यह योगिक गृह वाटिका वो हमारे स्वास्थ्य के प्रति है। यह योगिक गृह वाटिका हमारी एक बहुत सुंदर मनोस्थिति के लिए है। यह योगिक गृह वाटिका प्रकृति के प्रति अपनी एक सुंदर भावना को अभिव्यक्त करने के लिए है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि वो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। लेकिन उसी कृषि को जब परमात्मा याद की स्मृति के दिव्य वाइब्रेशन मिलते हैं, तो वही कृषि का वातावरण एक ऋषि के आश्रम जैसा बन जाता है। बस यही कृषि का एक सुंदर मॉडल हम अपनी अपनी छतों के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं। और यही एक शुभ और सुंदर प्रयास का दूसरा नाम योगिक गृह वाटिका है।
यौगिक गृह वाटिका की आवश्यकता क्या, क्या महत्व। हम सभी जो सब्जियां बाजारों से खरीद करते हैं वो सिर्फ सब्जियां नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम जहर भी खरीद कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कई रोग भी खरीद कर रहे हैं। लेकिन अनजान में बाहर से रूप सुंदर होने के कारण हम उसको बड़े प्यार से अपने अपने सेंटरों पर लाते हैं, भोजन बनाते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि कितने सारे पेस्टिसाइड्स, जंतुनाशक दवाइयाँ, कितने सारे रासायनिक खाद भी हम अपने पेट में डाल रहे हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा एक बहुत ही अच्छा सफल प्रयास, हर ब्राह्मण परिवार, हर एक सेवा केंद्र संपूर्ण रूप से जंतुनाशक दवाओं से मुक्त, पूर्ण रूप से जैविक खाद से बना हुआ, बाबा की पवित्र याद के वाइब्रेशन से बना हुआ वह अन्न, खास करके वो सब्जियां अपने घर में ही तैयार कर सके। आज से उसका ही यह रिफ्रेशर कोर्स आप सभी के प्रति है। यह यौगिक गृह वाटिका तैयार करने का ये पहला कारण कि हम अपने ही सेंटर में, अपने ही बीके भाई बहनों के घर में रासायनिक खादों से मुक्त और संपूर्ण तंदुरुस्त सब्जियां पका सके। यौगिक गृह वाटिका बनाने के पीछे एक दूसरा और बहुत ही अच्छा उद्देश्य हो तो यह है कि हर यौगिक गृह वाटिका हमें प्रकृति से समीप लाती है। जितना हम जिसके समीप रहते हैं उतने उसके दिव्य संस्कार हमारे में भी आते जाते हैं। तो प्रकृति का संस्कार है शांति, निस्वार्थ प्यार और निस्वार्थ सेवा भाव। हम सभी उस दिव्य तत्व के सामीप्य से, इन सद्गुणों से अपने जीवन को संवार सके, ये यौगिक गृह वाटिका का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, जब हम यौगिक गृह वाटिका में प्रवेश करते हैं, उनके समीप जाते हैं, नेचुरल, स्वतः ही, सहज ही बाबा की याद का सुखद अनुभव हुए बिगर नहीं रहता है। योग का एक बहुत अच्छा माध्यम यह यौगिक गृह वाटिका है। तो हम सभी आज यह दृढ़ संकल्प करें कि हम भी अपने अपने छतों के ऊपर इस गृह वाटिका को तैयार करके बेहतर सेवा केंद्र, बेहतर ब्राह्मण घर, बेहतर अपना स्वास्थ्य बनाए और दूसरों को भी न सिर्फ अपने तक रखे, लेकिन दूसरों को भी प्रेरणा देने के लिए निमित्त बने। मैं आप सभी के सामने मेरा एक छोटा सा अनुभव रखना चाहती हूँ। मई महीने के दूसरे सप्ताह में ये यौगिक गृह वाटिका का ट्रेनिंग प्रोग्राम कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया। मैंने भी उस प्रोग्राम के अंदर संपूर्ण रूप से भाग लिया और उसी दिन दृढ़ संकल्प किया कि सूरत के इस बाबा के घर के छत के ऊपर भी अवश्य यह यौगिक गृह वाटिका तैयार करेंगे। दूसरे तीसरे दिन ही मार्केट से बीज, उसके बीज ले आए अलग अलग सब्जियों के, और सबसे पहला काम किया बाबा के सामने उस बीज को रख करके बाबा की याद के शक्तिशाली वाइब्रेशन देना। आप सभी देख रहे हैं इन फोटोग्राफ्स के अंदर ये सभी बहनें बाबा के कमरे में बैठी हैं, बाबा के सामने वह बीज रखे हैं। बहुत ही अच्छा 1 घंटे तक पवित्रता के वाइब्रेशन लेकर के उस बीज को अर्पित कर रहे हैं। ये बीज संस्करण विधि है
जब हम बाबा की याद के पवित्र वाइब्रेशन उस बीज को देते हैं तो वो भी चार्ज हो जाते हैं। जैसे पानी को चार्ज करते हैं, भोजन को चार्ज करते हैं, ऐसे ही इन बीज को भी चार्ज करना वो परम आवश्यक है। उसके बाद आप सभी को हम ले चलते हैं इस योगी गृह वाटिका के विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर। भले लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हम सभी बहनों ने एक अच्छा संकल्प किया था कि जब बाबा के घर के अंदर इतना सुंदर कार्य होने जा रहा है तो समाज के कुछ प्रतिष्ठित आत्माओं को भी इनवाइट करें और उन्हों के हस्तों से ही इस योगी गृह वाटिका का उद्घाटन करें। तो इस विस्तार के जितने भी एमएलए हैं और भी समाज सेवी वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन 5-7 विशिष्ट प्रतिभाओं को आमंत्रित करके योगी गृह वाटिका का उद्घाटन कराया गया। उसके फोटोग्राफ्स भी आप सभी देख रहे हो। इतने ही सुंदर रूप से ये उद्घाटन विधि चली और अलग अलग सभी प्रकार के उसके अंदर बीज डाले गए, जैसे कि बैंगन है, मिर्ची है, चोली है, तुरी है, दूधी है, ऐसे अलग अलग कई प्रकार के उसके अंदर बीज बोए गए। आप सभी को अब मैं वहां ले चलती हूँ कि जिस बीज से अभी फल फलीभूत हो गए हैं, बहुत ही सुंदर बाबा की उस टेरेस के ऊपर आज वो सब्जियां आ रही हैं और यह सब्जियां हम वहां से ही बाबा की याद के प्योर वाइब्रेशन के साथ स्वीकार करते हैं। उनकी ही भोजन में सब्जियां कभी कभी बन जाती हैं, बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराया जाता है। और यह न सिर्फ वराछा सूरत सेंटर तक सीमित रहा है, लेकिन यहाँ के 350 से भी अधिक भाई बहनों ने, कनेक्शन के सेवा केंद्रों ने भी इस योगी गृह वाटिका का एक छोटा सा सैंपल अपने अपने घरों की टेरेस के ऊपर भी बनाया है। कुछ एक फोटोग्राफ्स उसके भी आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, आप वह देखेंगे। कितने सारे भाई बहनों ने देखो अपनी अपनी टेरेस के ऊपर अलग अलग सब्जियां उगा करके एक प्रकृति के साथ का सुखद आनंद लेने की शुरुआत की है। आप सभी से मेरी यही नम्र अनुरोध है कि जरूर 3 दिन तक आप सभी भी इस प्रयास के अंदर, मैं इसको ट्रेनिंग नहीं कहती हूँ लेकिन पुरुषार्थ प्रयास कह रही हूँ, इस प्रयास में जुट जाए और दृढ़ संकल्प करें कि हम सभी भी अपनी अपनी छतों के ऊपर ऐसे ही बाबा की सुंदर योगी गृह वाटिका तैयार करेंगे और अपने जीवन को निरोगी बनाएंगे और खुद के निरोगी जीवन के द्वारा हम अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बाबा के घर के अंदर जब योगी गृह वाटिका तैयार होती है तो आने वाले भाई बहनों को इसकी जबरदस्त प्रेरणा मिलती है। जब वो देखते हैं कि बाबा के घर में हो रहा है, हम भी कर सकते हैं। तो मेरी आप सर्व समर्पित टीचर्स बहनों से यह एक नम्र विनंती है कि आप जरूर दृढ़ संकल्प आज फिर से अवश्य ले लें कि अपने अपने सेवा केंद्रों के छतों के ऊपर सुंदर योगी गृह वाटिका तैयार करके एक इतना सुंदर सैंपल मॉडल बनाए कि जिसकी प्रेरणा की खुशबू अनेकों तक जाए। ओम शांति। बहुत बहुत आभार आदरणीय तृप्ति बहन जी आपका। कहा जाता है सुंदर इंसान वह है जो सुंदर कार्य करता है। आइए मिलते हैं गुजरात अहमदाबाद से कनु भाई जी से, देखते हैं योगी गृह वाटिका की कुछ झलकें। ओम शांति।
आप जो देख रहे हो ये अहमदाबाद में मकान की छत पर करीब 230 स्क्वायर फीट के अंदर अलग अलग बाल्टियों में करीब 12 प्रकार की सब्जियां उगाई है, जैसे कि लौकी, तोरी, बैंगन, मिर्ची, अजवाइन, पालक, कद्दू, वालोड़ पापड़ी, ऐसे अलग अलग 12 प्रकार की सब्जियां लगाई है। ये प्लास्टिक की बाल्टी, जो कलर की बाल्टी आती है 15 और 20 लीटर की बाल्टी में हमने इसको उगाया है। इसमें मिट्टी के साथ हमने देसी गाय का गोबर डाला है और जो किचन से वेस्ट निकलता है उससे भी हमने खाद बनाकर इसमें दी है। बहुत सुंदर ये गृहवाटिका बनी हुई है। इन पौधों के साथ हम रोज सुबह शाम आकर बातें करते हैं, इसे प्यार से हाथ भी घुमाते हैं और पूछते हैं, हेलो हाय करते हैं, कैसे हो। और जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें रिस्पॉन्ड करते, ऐसा हमें महसूस होता है। बहुत प्यारा लगता है इस पौधे, अच्छा लगता है, इसको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हमारे अंदर ये खुशी बनी रहती है। दूसरा, परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाकर इसे हम शक्तिशाली प्रकंपन देते हैं, जिससे ये पौधे भी शक्तिशाली बनते हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति इसमें बढ़ती जाती है और इसके जो फल फ्रूट आते हैं वो भी एकदम पौष्टिक और मिठास से भरपूर रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी रहते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने घर के आंगन में या तो अपने छत पर अगर शक्य हो तो आप भी लगा सकते हो और लगाकर हर हमेशा खुशी से भरपूर रहे और ताज़ा सब्जियां हमारे घर की आप खा सकते हो। ओम शांति। ये आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज महसाना गुजरात में विकसित की गई यौगिक गृह वाटिका का कुछ दृश्य। लगभग जून जुलाई मास में हमने यहाँ बुआई की थी और गृह वाटिका की शुरुआत की थी, जो आज हमने बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां प्राप्त की है। जैसे कि भिंडी आप यहाँ देख रहे हैं, भिंडी के ऊपर अभी फूल भी बहुत सारे आ रहे हैं और आप ऊपर की टहनी पे देख रहे हैं बहुत सारी भिंडियाँ अभी लगी हुई है। दूसरा, यहाँ करेले आप देख रहे हैं, बहुत सारे करेले भी उतरने वाले हैं और बहुत सारे उतारे भी हैं। यहाँ फूल भी आप देख रहे हैं, नर और मादा दोनों फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। देखो यहाँ एक छोटी करेली है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये उससे बड़ी करेली है। ये टिंडी है, ये छोटी छोटी टिंडे भी आ रहे हैं और बहुत सारे पहले आ चुके हैं जो हमने उतार लिए हैं। ये गुवार है, बहुत सारी सिंगे उसमें गुवार की सिंगे आई हुई है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये अभी छोटे छोटे बैंगन यहाँ बैठे हुए आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी अभी ये बैंगन आने शुरू हो गए हैं और भी बहुत सारे फूल यहाँ पर आए हुए हैं। ये गिलकी का बेल है, इसमें देखो एक बहुत अच्छी छोटी सी गलकी आई हुई है और बहुत सारे देखो यहाँ नर और मादा दोनों फूल है। ये बहुत सारे नर और मादा फूल आए हुए हैं और एक बड़ी और बहुत सारी गलकियाँ हमने यहाँ से उतारी हुई है। ये अभी और भी सारी गलकियाँ धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो यह गृह वाटिका बनाने का संकल्प
नागपुर में हुई कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की मीटिंग के दौरान ही हमें आया था और यहाँ हमारी बहनों ने मिल कर के बहुत ही अच्छी गृहवाटिका तैयार की हुई है और बहुत अच्छे फल हम प्राप्त कर रहे हैं। आजकल ये बहुत अच्छा चला है। सबको होता है कि जैविक शाश्वत यौगिक खेती का सबको अब इच्छा होती है, क्योंकि आजकल दवाई वाला भोजन बहुत दवाई वाली सब चीज़ें दवाई वाली मिलती है। लेकिन मुझे तो आज से 25 साल पहले भी बहुत ही शौक़ था कुछ न कुछ उगाने का। टिंडोड़ा भी बहुत अच्छा लेते थे हम लोग, भाजी भी अनेक प्रकार की भाजी भी लेते थे, वालोर पपीता बहुत कुछ करते थे। और आज भी यहाँ लौकी, तूरी, गलका बहुत कुछ हम लोगों ने, बैंगन बहुत कुछ है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, अदरक भी है, बहुत भी रताड़ू जो हम लोग गुजराती में बोलते हैं वो भी है। और आयुर्वेदिक दवाओं का भी बहुत है हमारे पास। तुलसी भी रखते हैं, अजवाइन भी रखते हैं, फिर गिलोय जो है वो भी हमारे पास बहुत है। तो पहले से ही शौक़ है और आज भी सब कुछ यहाँ हम लोगों ने उगाया है, लेते भी हैं, करते भी हैं और कुछ न कुछ होता ही रहता है। क्योंकि देख देख करके भी हम लोगों को बहुत खुशी है और घर का ही जब उतारते हैं तो भी ढेर सारी खुशी मिलती है। आप देख रहे हैं ये लेमन ग्रास, अरडूसी, ये जिंजर, हल्दी का, बीच में जिंजर, हल्दी, अड़वी, लौकी लग गई है, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स भी है उसमें, सतावरी, ये तूरी, बहुत सुंदर। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरूच गुजरात से भ्राता महर्षि दवे। आप ब्रिज फार्म कंपनी के डायरेक्टर हैं। वैसे तो आपने पेट्रोकेमिकल्स में इंजीनियरिंग की है, लेकिन बैक टू बेसिक थीम को पकड़ के आपने कृषि का चयन किया है। आपने गुजरात, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार जैसे कई क्षेत्रों के किसानों को सशक्त बनाने के लिए मोटिवेट किया है। आपका मानना है आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। आइए सुनते हैं भ्राता महर्षि दवे जी से योगिक गृहवाटिका के प्रकार, विविधताएं एवं मौसम के अनुसार कौन सी फसल ले। सुनते हैं भ्राता महर्षि जी से। जितनी भी बेल वाली या लता सब्जी होती है उसका जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं तो वो हरा भरा बहुत होता है, उसमें फूल भी लगता है, बट फूल का जो है वो फलिनीकरण नहीं होता है। ये प्रश्न हमने भी जब नई किचन गार्डन शुरू किया था तब हमने भी ये प्रश्न बहुत सताया था और हमें भी ये क्वेरीज बहुत आती रहती है। तो उसका रीज़न जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस प्रकार के फूल लता सब्जियों की डालियों पे बैठते हैं।
टोटल 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक होता है नर फूल और एक होता है मादा फूल, और दोनों दिखते भी अलग अलग हैं। अगर हम करेले की बात करें तो करेले का जो नर फूल है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, और वैसे ही करेले का जो मादा फूल होता है वो इस प्रकार का दिखता है। जैसे आप देख रहे हैं पीछे एक छोटा सा करेला लगा हुआ है। अगर हम लौकी की बात करें तो लौकी का जो नर फूल है वो बहुत ही एकदम नॉर्मल सा फूल दिखता है हमें, सफ़ेद कलर का। बट अगर उसमें जो मादा फूल है उसके पीछे हमें एक छोटी सी लौकी भी साथ में दिखती है, वो जो धीरे धीरे ग्रो होती है। वैसे अगर हम कोई बड़ी अगर सब्जी की बात करें तो कद्दू ले लेते हैं। हमारे यहाँ कद्दू भी है, तो कद्दू के जो नर फूल है वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं, और जो मादा फूल होता है कद्दू में उसके पीछे छोटा सा एक फ्रूट होता है जो धीरे धीरे पॉलिनेशन के बाद वो बड़ा होता है। सो इन सब से हम ये जान सकते हैं कि हर एक डाली पे 2 प्रकार के फूल बैठते हैं, नर फूल और मादा फूल, और दोनों का अपना खुद का महत्व है, दोनों की अपनी ज़रूरियात है। बट हमारे यहाँ फ्रूट्स इसलिए ज़्यादा नहीं लगते, फलीकरण इसलिए ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हमारे लताओं में नर फूल की मात्रा मादा फूल से बहुत ज़्यादा है, जबकि उल्टा होना चाहिए कि मादा फूल की जो मात्रा है वो नर फूल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नर फूल का जो फल जो अंदर का पोलन होता है वही हमें काम लगता है मादा फूल को फलीकरण करने में, उससे ज़्यादा उसका उपयोग नहीं है। तो अगर रेशियो देखें तो 5 मादा फूल या 6 मादा फूल के लिए 1 नर फूल जो है वो काफ़ी है। तो वैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ये जो है ये तुरई या गिलकी, इन दोनों में से कोई एक हमारी ये लता है, तो आप देख सकते हैं जितने भी फूल लगे हैं जो पीले कलर के आप देख रहे हैं वो सारे के सारे नर फूल हैं। कोई भी जो सबसे पहला जर्मिनेट होता है, आप लौकी ले ले, तुरई ले ले, गिलकी ले ले, करेला ले ले, जो भी लता सब्जी है हमारी, वो जब भी जर्मिनेट होती है और जो उसकी पहली जो टहनी होती है जो आगे बढ़ती जाती है उसमें शुरुआती तौर पे नर फूल ही ज़्यादा बैठते हैं और धीरे धीरे मादा फूल आते हैं। बट एक छोटी सी ट्रिक जिसको हम 3G कटिंग कहते हैं, 3G कटिंग में हम आगे के जो उसका हेड होता है उस डाली का, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हेड है अगर हम उसको काट दे, जैसे मैं अभी ये करने जा रहा हूँ, अगर हम उसको ऐसे काट दे तो उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। हमारे पास नर फूल ऑलरेडी बहुत सारे मौजूद हैं और ये काटने के बाद यहाँ से 2 नई टहनियाँ निकलेगी जिसमें मादा फूल ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, तो नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स बढ़ जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स बढ़ेंगे, ये जितने भी नर फूल हैं उससे उसका फलीकरण होगा और हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और जैसे जैसे वो जो टहनियाँ हैं वो भी जब उनकी एज हो जाती है, 15-16 पत्तियाँ उसमें बैठ जाती है या 12-13 पत्तियाँ बैठ जाती है, तो उसका भी आगे का जो हेड है वो आप काट सकते हैं, तो उसमें से 2 नई टहनियाँ निकलेगी, उसमें फिर से मादा फूल बैठेंगे। तो ये एक बहुत ही छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं 3G कटिंग, पर उससे हमारा उत्पादन जो है वो तिगुना चौगुना हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका स्वागत है योगिक गृह वाटिका के ट्रेनिंग सेशन में। पिछली बार आपको याद होगा हमने कंपोस्टिंग के ऊपर सेशन लिया था जिसमें बताया था कि किचन वेस्ट से कैसे हम घर में ही अपने गार्डन के लिए खाद बना सकते हैं, बिना केमिकल की खाद घर में ही तैयार कर सकते हैं। इस सेशन में हम जानेंगे कि आपके पास कि अगर छोटी स्पेस है, बड़ी स्पेस है, बालकनी स्पेस है, तो उसमें आप कौन कौन से वेजिटेबल्स लगा सकते हैं और अपना किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं कि कौन से प्लांट्स को हम घर में ही ग्रो करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जितनी भी जगह आपके पास है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटी जगहों से शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास बालकनी स्पेस है या फिर आपके पास बालकनी नहीं है तो विंडो ग्रिल है जिससे थोड़ी बहुत सनलाइट आपके घर में आती हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि आपको पता है पालक, धनिया, मेथी, ये सब आसानी से कम धूप में होने वाली सब्जियां हैं, इनको छांव पसंद है और ये कम जगह में ट्रे पे भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अभी थोड़ा ट्रेंड में चालू हुआ है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ग्रीन्स। तो वो भी यही चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसको हार्वेस्ट करने का टाइमलाइन अलग होता है, इसलिए हम उनको माइक्रो ग्रीन्स बोल देते हैं। जब बीच में से 2 पत्तियाँ फूटे तो वो माइक्रो ग्रीन हो गया और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। छोटी चीज़ है लेकिन बहुत न्यूट्रिटिव है हमारी हेल्थ के लिए।
अभी हम इसमें ये भी देखेंगे कि माइक्रोग्रीन्स का अगर हमें घर में करना है तो हम कैसे घर में प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास सब सामान घर में होगा और हम इस डेमो में देखेंगे कि हमें अगर माइक्रोग्रीन्स की ट्रे प्रिपेयर करनी है तो हम कैसे करें। तो हम देखते हैं कि माइक्रोग्रीन्स घर में कैसे करें। तो आप सबके घर में कुछ ऐसा प्लास्टिक का कंटेनर होगा, आजकल काफ़ी कंटेनर या प्लास्टिक की ट्रे पैकिंग में निकलती हैं। तो मैंने ये प्लास्टिक की ट्रे ली है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्लेट्स। घर में मेथी दाना सबके पास होता है, तो हम उसी मेथी दाना से माइक्रोग्रीन्स कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये हुआ मेथी दाना। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेथी दाना को रात भर पानी में सोक कर देना है, जैसे मैंने करके रखा है। अब इस ट्रे में आपने जो मिट्टी भरी है वो मिट्टी भरी रहने दीजिए। अब ये मेथी दाना हम इसमें सो करेंगे, तो थोड़े थोड़े स्पेस पे आप ये डाल सकते हैं। स्पेसिंग का इतना दिक्कत नहीं है, पास पास भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसका माइक्रोग्रीन करना है। तो ऐसे करके हमने अपनी ट्रे में माइक्रोग्रीन्स पूरे में अच्छे से डाल दिए हैं। जब ये सीड्स इसमें आ गए हैं तो हम इसको एक हल्की सी मिट्टी की लेयर से कोट कर देंगे। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है कि आप इसका बेस भी मिट्टी में ना प्रिपेयर कर पाए, उस केस में कोकोपीट काम आएगा। कोकोपीट में सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, मिट्टी से ज़्यादा स्पीड में जर्मिनेट होते हैं। बस अब आपको इतना ही करना था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये लगभग मॉइस्ट ही रहे। सीड को जर्मिनेट करने के लिए उसमें मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ये देखिए, ये आपकी माइक्रोग्रीन की ट्रे तैयार है। इसमें हमने मेथी माइक्रोग्रीन किया है। अब हम इसको रख देंगे पार्शियल शेड में और ये 7 दिन में आपको इसमें रिजल्ट दिखने मिल जाएंगे। जब इसकी हाइट इतनी हो जाती है, आप इसको हार्वेस्ट करके सैलड्स में और थेपले, मेथी के थेपले बनाने में, किसी भी चीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि विंडो से सनलाइट आ रही है या विंडो ग्रिल है, उतनी ही स्पेस है या वो जगह भी नहीं है, तो हम माइक्रोग्रीन्स या लीफी वेजिटेबल्स कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उससे अगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी स्पेस है, बालकनी है, आप पॉट्स रख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए मेडिसिनल प्लांट्स को, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एलोवेरा है, स्वीट बेसिल है, अजवाइन है, इसको इसलिए प्रेफरेंस दी जानी चाहिए क्योंकि इनकी बहुत ही हाई मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। और जैसे कि आपको पता है इन कोविड टाइम्स में हेल्थ और इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब प्लांट्स अगर आपके घर में है तो आप इनको फ्रेशली प्लक करके अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अजवाइन है तो आप इसको किसी भी चीज़ में डाल के खा सकते हैं, बघार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। इसकी बहुत ही फ्रेश आप लेके इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अपने आप ही बढ़ गई। स्वीट बेसिल है, इसको तुलसी जैसे खाते हैं, पीछे तुलसी भी है, तुलसी भी लगा सकते हैं पॉट में, काफ़ी अच्छे से हो जाती है। एलोवेरा है, इसके गुण तो हम सभी जानते हैं, हर चीज़ में यूज़ होने लगा आजकल। और जैसे कड़ी पत्ता है तो वो भी पॉट में आसानी से हो सकता है, तो कड़ी पत्ते का तो हर किचन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो अभी हमने देखे मेडिसिनल प्लांट्स। अब हम बात करते हैं उसी स्पेस में, बालकनी स्पेस में, कम स्पेस में कौन से वेजिटेबल हम अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रिंजल है, एक पॉट में एक ब्रिंजल लगा हुआ है। ऐसे ही पॉट में या ग्रो बैग्स अगर आपके पास इतनी स्पेस है आप लगा सकते हैं, तो आप ब्रिंजल लगा सकते हैं, टोमेटो लगा सकते हैं, चिली लगा सकते हैं। ये इजीली हो जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें सीज़न का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क ऐसे पड़ता नहीं है, तो आपकी बालकनी में आराम से हो सकते हैं। लेकिन इसमें सनलाइट का ध्यान रखना होगा कि 6 to 7 आवर्स का सनलाइट उस पर पड़े, तभी जाके अच्छे फ्रूट्स आएंगे। ऐसे ही भिंडी भी हम पॉट्स में लगा सकते हैं। यस, ये पीछे आप देख रहे हैं भिंडी का है, लेकिन जब भी हम भिंडी लगाएं हमें एक बात याद रखनी होगी कि थोड़े टाइम के बाद जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाए तो उसमें हम प्रूनिंग करें। प्रूनिंग से मेरा मतलब ये है, जो अगर भिंडी का ऊपर का तना जो है उसको अपन बीच में से कट कर दें। जब इसको कट कर देंगे तो उसमें से नीचे से नए स्प्राउट्स आएंगे, उसमें ज़्यादा भिंडी होगी। तो यूजुअली माना जाता है पॉट में अगर भिंडी लगाते हैं तो इतना क्वांटिटी नहीं आएगा कि सब्जी बन पाए, लेकिन अगर हम प्रूनिंग करते हैं इसका सही मेथड से तो उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा एंड आप अपने घर में उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा मेडिसिनल प्लांट्स, हमने देखा प्लांट्स जो पॉट में कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट्स जो थोड़ी ज़्यादा जगह में हो सकते हैं, क्रीपर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लौकी है, तो इसको यहाँ पे इतनी स्पेस में ऐसे बांध के रखा हुआ है रोप से,
क्रीपर्स को चढ़ने की जगह चाहिए होती है। या तो अगर आपके पास बालकनी में ग्रिल है और उस पर क्रीपर्स चढ़ सके तो आप लगा सकते हैं कोई भी क्रीपर वेजिटेबल, या अगर आपके पास ऐसे गार्डन स्पेस है तो आप कुछ स्ट्रक्चर, रोप्स का स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं। कोई बैम्बू स्ट्रक्चर बना के कुछ लोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि टिंडोरा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो क्रीपर्स वेजिटेबल्स को अगर चढ़ने की जगह मिले तो वो बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं। इनको सनलाइट काफ़ी चाहिए होती है, तो अगर आपकी बालकनी में या टेरेस पे गार्डन में सनलाइट आती है तो आप बिल्कुल ये क्रीपर वेजिटेबल्स कर सकते हैं। एंड आपको इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो पता ही है, तो घर में करना इनको आसान है और आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सरप्लस स्पेस, हमने ये देख लिया वेजिटेबल्स कैसे ग्रो हो सकती हैं, वो कम ड्यूरेशन में आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। अभी दूसरा होता है फ्रूट्स। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस स्पेस है तो आप उसमें फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं अनार का पेड़ है, इसमें कुछ अनार अभी हो भी रहे हैं। इसको काफ़ी टाइम लगता है फ्रूट्स को, उसको ग्रो होने में, प्लांट को मैच्योर होने में, फ्रूटिंग स्टेज पे आने में। इसलिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म क्रॉप वेजिटेबल्स चूज़ करेंगे या लॉन्ग टर्म फ्रूट्स, या दोनों का मिक्स भी रख सकते हैं। जैसे कि पपाया भी है, तो पपाया को लगाने के बाद बड़े होने में, फ्लावरिंग स्टेज तक आने में काफ़ी समय लगता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पपाया आप देख रहे हैं लगा हुआ है, स्पेस है तो पपाया लगा सकते हैं क्योंकि फ्रूट तो वो बेयर करने ही वाला है। अभी आपने देखा अलग अलग स्पेस में कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन से सीज़न में कौन सी वेजिटेबल्स को ग्रो करें। तो अगर हम बात करें माइक्रो ग्रीन्स हैं तो हम किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी लगाएं, 7 दिन में वो रेडी हो जाएंगे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स हो गई, उनको ज़्यादा धूप नहीं पसंद, तो वो भी लगभग सभी मौसम में हो जाती हैं घर में अगर करना है तो। अगर हम बात करें कि क्रीपर्स कब होंगे, तो हम टाइम पीरियड लेते हैंगे फरवरी टू मार्च का। उसमें हमें क्रीपर्स की जैसे करेला, ककड़ी, कुंदरू, लौकी, इन सब की सोइंग कर देनी होती है, तो वो बढ़िया होते हैं। भिंडी, स्पिनच, और अगर कोई मेलन्स हैं आपको करने, मस्क मेलन, वाटरमेलन, तो वो भी इस ड्यूरेशन में अगर आप सो करें तो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कि जून जुलाई के मौसम में करेला, ककड़ी, लौकी, भिंडी, टमाटर हम लगा सकते हैं। अगस्त सितंबर में हम बात करें तो ब्रोकली, कैरेट, रेडिश जैसे वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के पीरियड में आप बीट रूट, कैप्सिकम, टोमेटो, टर्निप, कॉर्न ये यूज़ करें। सितंबर अक्टूबर में कैबेज, कैरेट, लेट्यूस, मटर, पालक, कद्दू लगाएं जी। तो हाँ, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, कोई भी हम वेजिटेबल्स का अगर लगा रहे हैं तो ज़्यादातर हम ये सीजनल चार्ट फॉलो करें, क्योंकि घर में हम ना ही उसको खाद दे रहे हैं केमिकल, ना ही कुछ आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं। तो अगर हम सही सीज़न पे सही वेजिटेबल की सोइंग करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर हम बिना सीज़न के सो कर देते हैं तो प्लांट तो ग्रो हो जाएगा लेकिन फ्रूट बियर नहीं करेगा, तो आपको लगेगा ये मज़ा नहीं आया, इसमें फल तो आए नहीं, वेजिटेबल्स तो मिली नहीं। इसलिए हमेशा सीज़न के साइकिल को ध्यान में रख के ही आप सोइंग करें। और सीड्स जो हैं वो कोई अच्छी क्वालिटी की सीड्स लें, क्योंकि सीड से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है प्लांट के ग्रोथ पे, प्लांट की फ्रूट पे, जर्मिनेशन पे, और आपके किचन गार्डन में उसकी ग्रोथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता महर्षि जी आपका। चलिए अभी हम मिलते हैं कामठी महाराष्ट्र से ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी वंदना बहन जी से, जो कि आप बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हैं। पिछले 15 साल से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने एमएससी वैल्यू एजुकेशन एवं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की आप सक्रिय सदस्य हैं। आप हमें बताएंगे टेरेस बेड प्रिपरेशन कैसे करें। सुनते हैं वंदना बहन जी से। ओम शांति। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है टेरेस बेड प्रिपरेशन। गार्डनिंग सबसे अच्छा शौक है जो हमें तनाव से राहत देकर मन की प्रसन्नता के साथ शुद्ध, सात्विक और विषमुक्त फल और सब्जियां प्रदान करता है। लेकिन आजकल के इस भागदौड़ भरे शहरों के वातावरण में खुली जगह मिलना और वहाँ गार्डनिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्यों नहीं हम ऐसे वातावरण में अपने घर के खुली छत पर ही गार्डनिंग की तैयारी करें। और ऐसा ही प्रयास हमारे घनश्याम भाई ने किया हुआ है।
तो जिन्होंने अपने टेरेस पर ही क्यारियाँ बनाई और उसमें ऐसे बेड्स तैयार किए और वहाँ पर उन्होंने टेरेस गार्डन की तैयारी की हुई है, जो आप सभी अभी वीडियो के द्वारा देखेंगे भी। इस प्रकार के रेडीमेड बेड मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं। अभी हम गमलों की कैसे तैयारी करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो गमले में तैयारी करने के लिए उसमें छेद होना जरूरी है। उसके बाद इसमें मोटी रेत डालना है, जो अभी हम डाल रहे हैं। उसके बाद कोकोपीट, इसमें हम नीम बेस्ड प्रोडक्ट भी डाल रहे हैं, जो ये नीम खली है, ये केचुआ खाद है और ये थोड़ी मिट्टी डालेंगे ताकि हमारे गमलों का वजन भी बहुत ज्यादा ना हो। और ऊपर से एक लेयर हम केचुआ खाद डालते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये गमला तैयार हो जाएगा और इसमें हम आराम से ऐसे टमाटर, भिंडी, मिर्ची आदि आदि ऐसे प्लांट लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं। और इस प्रकार से हमने ये गमलों की तैयारी की हुई है, जिसमें अभी हम बीज आई डालने के लिए तैयार किया गया है। जो गमले वजन में ऐसे हल्के होते हैं कि हम टेरेस पे इधर से उधर करने में आसानी भी होती है। और आप जो भी ये देख रहे हैं, ये ऐसे घर में ही टूटे हुए प्लास्टिक के टब होते हैं, कुछ बकेट्स होती है, कुछ ऐसी प्लास्टिक के बोरियां होती है, उसमें भी हम ऐसे गमले तैयार करके टेरेस पर रख सकते हैं। उसी अनुसार ग्रो बैग भी हम घर में यूज कर सकते हैं। जो वेस्ट बैनर होते हैं उसके घर में ही हम सिलाई करके उसमें भी ऐसे पौधे उगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसी प्रकार से ग्रो बैग में ये टमाटर लगे हुए हैं, अरबी के पौधे हैं, हल्दी है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इसमें अनेक प्रकार के फूल, कुछ औषधि युक्त पौधे, गुलाब के फूल आदि उगाए गए हैं, जो प्रताप भाई और हमारी प्रतिमा बहन ने घर के टेरेस पर ही बहुत सुंदर गार्डन तैयार किया है, जिसमें करेला है, कुछ मीठा पान है, अरबी है, आदि पौधों को घर के टेरेस पर उगाया हुआ है। यौगिक टेरेस गार्डन बनाते हुए पहले तो परमात्मा का आह्वान किया गया, वहाँ पर निराकार ज्योतिर्बिंदु का झंडा लगाया है। फिर ईंटों की क्यारी तैयार की गई है, उसमें पर्याप्त मात्रा में छेद भी दिया है ताकि पानी निकल जाए। उसके बाद क्यारी में पॉलीहाउस में यूज की जाने वाली पॉलीथीन बिछाई है, जिससे कि हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो और कोई प्रकार का पानी का सीपेज भी ना हो। उसके बाद क्यारी में बेड तैयार किया है, जिसमें पहले तो 6 इंच की मोटी रेत बिछाई है। उसके बाद कोकोपीट डाला है, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी डालकर बेड बनाए हैं। यह भी ध्यान रखा गया है कि हमारे टेरेस पर वजन भी ना बढ़े। बेड का साइज लगभग 1 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ाई में तैयार किया है। इसमें हम धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी ऐसे हरे पत्ते वाली सब्जियां आराम से उगा सकते हैं। बहुत बहुत आभार वंदना बहन जी आपका। चलिए अभी हमारे साथ है महाराष्ट्र गोंदिया से महेंद्र ठाकुर जी। आपने माइक्रोबायोलॉजी एवं डिप्लोमा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किया है। आप रुचि एग्रो फार्म गोंदिया एवं सोलापुर सुरेश ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आप पिछले 35 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आप 12 साल से गोंदिया महाराष्ट्र में अपनी 150 एकड़ जमीन पर यौगिक खेती का प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहे हैं। आप बहुत सारे किसानों को ऑर्गेनिक एवं यौगिक खेती के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं महेंद्र ठाकुर जी से।
नर्सरी कैसे तैयार करना, ट्रांसप्लांटेशन, पोट एवं भूमि की तैयारी तथा खाद कैसे बनाए, मिलते हैं महेंद्र ठाकुर जी से। नमस्कार, ओम शांति। अभी अभी आपने देखा कि टेरेस गार्डनिंग में बेड कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह के पौधे लगाए जाते हैं और कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की हम होम गार्डनिंग में फल और पौधे लगा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है और किस तरह से नर्सरी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो नर्सरी हम मुख्यतः दो प्रकार में इसको विभाग में बांट देते हैं। एक है कि जो छोटे पौधे हैं, जैसे हमारे सब्जियों के छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उनकी नर्सरी हम कैसे तैयार करें। तो पहले हम वो देखेंगे कि जो सब्जियां हैं या छोटे वेजिटेबल्स की नर्सरी तैयार करने के लिए, जैसे हम देखेंगे कि ब्रिंजल है, ग्रीन चिली है, ककड़ी है, तो इन तरह की जो बिजाई रहती है, बिजाई बहुत छोटी होती है। और ये बिजाई डालने के लिए इसकी नर्सरी तैयार करने के दो प्रकार है। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको हम इस तरह की ट्रे में डालें। तो ये जो ट्रे होती है इसको नर्सरी ट्रे कहते हैं। तो इसमें आपने देखा है कि छोटे छोटे जैसे कुल्फ़ी के बाउल होते हैं, वैसे ये है, नीचे में होल है। इसमें डालने का जो पदार्थ है हमारे पास जो अवेलेबल है, जैसा हमने देखा कि हम जो खाद बनाते हैं, तो अगर हमने कंपोस्ट खाद बनाया है या कंपोस्ट खाद हमें मिलेगा तो वो इस तरह से भुरभुरा रहेगा। तो ये खाद डालकर भी हम इसको इस तरीके से डाले हैं, जैसे यहाँ पर डाला गया है। और ये जैसे हम डालते हैं, डालने के बाद इसको प्रेस करना है। ये जो ये रहता है इसको प्रेस करना है और इसकी ऊपर की मिट्टी निकाल देना है। तो इस तरीके से हमने ये डाल के ये तैयार कर दिया है। दूसरा ऐसा होता है कि हमारे पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो एक अच्छा साधन है जो मार्केट में उपलब्ध होता है, वो है कोकोपीट। तो कोकोपीट हम देखेंगे इस तरह से दिखाइए। ये जो कोकोपीट होता है ये काफ़ी पोरस नारियल का भूसा है जिसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो इसको देखेंगे बहुत हल्का भी होता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। तो इसको भी हमने इस नर्सरी में डाला हुआ है, इस ट्रे में डाला हुआ है। तो इसमें ऐसा डाल के हम लगा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा गया कि अगर हम दोनों का मिक्सचर कर देते हैं, तो इसका और इसका मिक्सचर करके हमने यहाँ जो डाला है, तो ये है कोकोपीट के साथ में हमने हमारे पास जो कंपोस्ट था, जो भी खाद हमने तैयार की थी, हो सकता है कि जो हम घर में तैयार करते हैं, जो बगीचे में भी डाल के करते हैं, उसको भी हम ले सकते हैं। अब ये डालने के बाद हम बिजाई कैसे डालें। तो बिजाई हम डालने के बाद ऐसी छोटी बिजाई लेके हम इसको एक एक बीज जो है इसको हम यहाँ डालें इस तरह से। और डालते समय निश्चित ही इस बिजाई को हम बीज प्रक्रिया करेंगे बीजामृत से। साथ साथ हम परमात्मा की याद में इनको कम से कम 3 दिन हम रखते हैं, जैसा 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन। तो इसको हम मेडिटेशन के द्वारा अच्छे शुद्ध संकल्प देके फिर ये डालने के बाद इसको दबाना है। दबाना इसलिए, और ऊपर से और हमको उसके ऊपर ये खाद या कोकोपीट का मिक्सचर डालना है और इसको दबा के रखना है। सीड उगने के लिए हमको गर्मी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो भी करना है और नमी भी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी बेड, हमारी जो नर्सरी की ट्रे है, हम तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं भी करना है, क्योंकि इसमें अगर इतनी ज़्यादा हमको बिजाई नहीं लगती है, तो दूसरा हम ये देखेंगे कि हम बेड के ऊपर भी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। अभी हम देखेंगे जो अगर हम ट्रे में नहीं बनाते तो हमारी नर्सरी ज़मीन के ऊपर भी, हम छत के ऊपर भी नर्सरी बनाएंगे। तो हमने ये देखा है कि ये हमारा खाद का एक जो मिक्सचर जो है, जिसको हम कंपोस्ट खाद कहे, वर्मी कंपोस्ट कहे, केचुआ खाद कहे, तो इस तरह से डालने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 इंच भी, इसका 1.5 इंच या 1 इंच ही था रहे, क्योंकि हमें पौधे छोटे हैं, छोटी नर्सरी लगानी है, तो उनको हम इस तरह से डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद चाहे आप मिर्ची की बिजाई हो, टोमेटो की बिजाई हो, इस बिजाई को डालने के बाद थोड़ा सा उंगली से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको फिर से हम इस तरह से दबा देंगे। और इस तरह से करने के बाद ये आपका बेड, ये हो सकता है कि आप एक बेड में जैसे ट्रे में डाल सकते हैं 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार की जितनी भी हमको फसल लगानी है, जो क्रॉप लगानी है, चाहे वो सब्जियां हो या कोई कंद हो, तो उसको हम एक एक मार्क में डाल के इसके ऊपर हम शुरू में, अगर ठंड का दिन है
तो इसके ऊपर जो गोनी आती है, गोनी मतलब एक जो जूट की बैग आती है, उसको हम झाँक दें ताकि अंदर में नमी भी बनी रहे और गर्मी भी बनी रहे। ज़्यादातर पौधे उगने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से जब हम नर्सरी तैयार करेंगे तो यहाँ अपने छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर भी वैसे ही होता है। तो जैसे छोटे पौधे तैयार हो गए तो यहाँ से हम अगर ये पौधे को उठाएंगे तो इसका रूट जो है बाहर निकलेगा और फिर वो गोला का गोला जैसे कुल्फ़ी बाहर आती है तो उस तरह से वो बाहर निकलेगा, उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। यहाँ से निकालने के लिए हमको एक दिन पूर्व भरपूर पानी देना है और जब गीली मिट्टी रहेगी इसके अंदर भी हमको कोकोपीट जैसा मिक्सचर अगर हम डालते हैं तो ये ज़मीन कड़ी नहीं होगी और जब ज़मीन में से आराम से पौधा अगर निकलेगा तो उसके जो रूट्स है वो डैमेज नहीं होंगे। तो ये निकाल कर हम फिर और जगह पे हम कर सकते हैं या हम डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कुछ पौधे अगर हमको ग्रो बैग में डालने हैं या प्लास्टिक बैग में डालने हैं तो उसको हम इस तरीके से, ये जो हम प्लास्टिक बैग है जिसको ये देखा गया कि यहाँ कुछ होल अगर नहीं है तो हमको करना चाहिए ताकि इस होल में से जब यहाँ पानी डालेंगे तो एक्सेस वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा और पानी जमा नहीं होगा। तो ये हम दिखा रहे हैं कि यहाँ हमने अच्छा खाद जो है, जो चाहे आप कोकोपीट के साथ में डालिए या फिर आपके गार्डन का कंपोस्ट किया हुआ खाद है वो हम डाल देंगे। और यहाँ पर भी अगर हम सीड डाल देते हैं तो डाल के हमको अब वो देखना है कि यहाँ क्या डालना है। आप टोमेटो जैसा है तो लेकिन टोमेटो डालना है तो इतने छोटे बैग में नहीं रहेगा। अगर बहुत छोटे पौधे हैं, ट्रांसप्लांटेशन अगर करना है तो नर्सरी हम ऐसी बना सकते हैं। और जो हमने दिखा है कि ये पपाया का पौधा है तो ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक बैग में डाला, अराउंड 40 to 45 डेज़ में तैयार हो जाता है। फिर इसको हम निकाल कर, इसको इस तरीके से निकाला जाता है, यहाँ से हम कट कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से कट करते हैं। तो ये जो बाउल है, ये कंप्लीट बाउल जो हमें मिलेगा वो ब्रेक नहीं होगा और ऐसे के ऐसे ही पौधे को हम दूसरे जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये नर्सरी का पौधा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इस तरीके से भी लगाते हैं तो किसी भी तरीके से ये पौधे को डैमेज नहीं हो रहा है। और ये एक हो गया छोटे पौधों के लिए। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें लगानी है तो हमारे पास ग्रो बैग्स भी अवेलेबल होती है। तो ग्रो बैग्स मतलब ये ऐसे इस तरह से वो बैग होती है, प्लास्टिक बैग होती है। इसके अंदर में हमने इस तरह से कंपोस्ट खाद डाल दिया है। यहाँ अब हमें टोमेटो का पौधा लगाना है, मिर्ची का पौधा लगाना है और कोई दूसरे पौधे लगाने, हरी मिर्च लगानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पौधा लगाएंगे और इसको ग्रो करेंगे। तो यहाँ खाद और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी समय तक वो पौधा यहाँ ज़िंदा रहता है। और टेरेस में ज़्यादातर हम देखते हैं कि कई बार हमें गर्मी के हिसाब से और ठंड के हिसाब से जिस तरफ सूर्य के डायरेक्शन चेंज होता है तो उस हिसाब से इस बैग को आसान होता है कि हम इसको उठाएं और जब अगर चाहिए उसको धूप चाहिए तो हम धूप में रखें। अगर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप है तो हम उसको शेड बनाकर छाँव में भी रखा जा सकता है। शेड आप शेड नेट का भी बना सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आधे दिन के बाद हमारे घर में नेचुरली कहीं ना कहीं छाँव आती है तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो जो पॉट भरने का जो विधि है वो इसी तरह से भरना है और पॉट में या बैग में हमेशा कुछ होल होने चाहिए जिसमें से पानी बाहर आ जाए। और इस तरीके से हम लगाते हैं तो हमने ये देखा है कि बहुत बड़ा पॉट तो नहीं है, फिर भी इस पॉट में आप देखिए ये मिर्ची का पौधा लगाया है जिसमें मिर्ची आई हुई भी है। तो इस तरीके से कुछ पौधे जो है हम पॉट में लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं और फिर आगे जहाँ रखना है तो वैसे ही चाहे टोमेटो हो, ब्रिंजल हो, हरी मिर्च हो और ककड़ी हो, तो इस तरीके के पौधे हम लगा सकते हैं। जहाँ ककड़ी वाले पौधे हैं उसके लिए हमें आपको वो देना पड़ेगा, जो देंगे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट देंगे तो वो फसल उसमें से अच्छी निकाल सकेंगे। जैसे अभी हम नर्सरी की बात कर ही रहे हैं तो नर्सरी तैयार करते समय हम और भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे फलों के अलावा भी, सब्जियों के अलावा भी, फूलों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं। और अभी के समय में हमने देखा है कि कुछ पौधे ऐसे जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के साथ साथ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। और ख़ास करके हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है
उनको शुगर नहीं चाहिए, तो उनके लिए एक स्टेविया एक ऐसा पौधा है जो इस तरीके से, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये छोटा पौधा है। तो ये पौधा तैयार किया गया है, पौधे से ही पौधा तैयार किया गया है। तो इसको हम बताएंगे कि ये पौधा कैसे तैयार किया जाता है। तो ये स्टेविया हम अपने यहाँ कुंडियों में भी लगा सकते हैं, हम ऐसे बैग में भी लगा सकते हैं, हम अगर बड़ी खेती करते हैं तो खेतों में भी लगा सकते हैं। तो विशेषकर इस पौधे की जो पत्तियां हैं, ये जो पत्ती है, ये हमारे शक्कर से 10 गुना मीठी है। तो इस शुगर को डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नर्सरी में हम इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये पौधे बड़े हो जाते तो हम इसके ऊपर के पत्ते यहाँ से काट दें और फिर नीचे से काट दें और फिर उसको हम ज़मीन में लगाएं, तो कुछ परसेंट में उनको जर्मिनेशन आ जाता है और उसी से हम और भी पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि काली मिरी भी एक ऐसा है कि ये भी पौधा हम लगा सकते हैं, जो अगर थोड़ी छाँव है और हम लगाते हैं और उसके आजू बाजू में एक सपोर्ट देंगे तो उसके ऊपर किसी पौधे के ऊपर ये पौधा चढ़ सकता है। तो इस तरीके से भी हम नर्सरी तैयार करते हैं। और अब हम देखेंगे कि नर्सरी तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम नर्सरी के पॉट में भी हमको खाद चाहिए, और जब हम ऐसी ग्रो बैग बनाएंगे या कैरी बनाएंगे तो उसमें भी हमें खाद चाहिए। तो खाद ज़्यादातर कुछ खाद हम तैयार कर सकते हैं, जो है हमारे किचन का वेस्ट, हमारे गार्डन का, या फिर चाहे वो टेरेस का हो या आजू बाजू का पत्तियां जो होती है पेड़ पौधों की, उनको सड़ा के करने का है, हमारे किचन का वेस्ट है। कुछ हम बाहर से गोबर खाद ला सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं। हम कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। कई बार फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी खाद हमें उपलब्ध होता है। और साथ साथ उसमें अगर चाहे तो हम अच्छे क्वालिटी का हम जो कोकोपीट है वो भी डालते हैं। कोकोपीट मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और कुछ कोकोपीट के क्वालिटी में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी होती है। तो कुछ कोकोपीट इस तरह से आएगा जो आपको बैग में मिलेगा, जो बिल्कुल ऐसा भूसे के समान है, और ये ले सकते हैं। कुछ जगह आजकल ऐसा होता है कि ये इसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, नमी बनी रहती है, तो कुछ लोगों ने ऐसा किया कि इस तरह से स्लैब बनाया है। तो ये कोकोपीट का स्लैब है जो 5 किलो का है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो घर में जाकर इसको हम ये करेंगे तो ये 25 किलो के ऊपर इसमें मतलब दूसरा 20 लीटर पानी ले लेगा और उसमें 20 से 25 किलो इसका वज़न बनेगा। तो इस तरीके से भी स्लैब हमें मिलता है। मार्केट में हमने ये देखा है कि अगर कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें हमको एक साथ चाहिए, तो कुछ जगह पर ऐसी किट्स अवेलेबल है जिनको कहा जाता है वेजिटेबल ग्रोइंग किट। तो ये ऐसे बॉक्स में इस तरह का कोकोपीट है, इस तरह की बैग है, कुछ अलग अलग प्रकार की इस तरह से बिजाइयाँ हैं, तो ये सब, और इस तरह से ट्रे हैं, तो ये डाल दी जाती है। तो जहाँ अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी ये जो ट्रांसप्लांटेशन जो है, ये ट्रांसप्लांटेशन का भी हम ये बताएंगे कि इस तरह से जो पौधे तैयार करते हैं, चाहे वो इस ट्रे में हो, तो इस ट्रे में जब ये पौधा तैयार हो जाएगा तो हर पौधे का अलग अलग समय होता है। करीब 20 से 25 दिन के पौधे भी जो रहेंगे वो भी हम लगा सकते हैं। तो पौधे की जब रूट यहाँ तैयार हो जाती है और इसको हम निकालेंगे तो इस तरह से कुल्फ़ी के समान निकल जाती हैं। और कुछ पौधे हम देखेंगे कि इस तरह से जो पौधे रहते हैं जो हमने निकाल के बताया, तो ये पौधे 45-50 डेज़ के अंदर में हम खेत में लगा सकते हैं। तो उसका भी आप एक उदाहरण हमने जो फार्म पे लगाया है। तो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद हम देखेंगे कि आगे जो पपीता जो लगाई गई है वो एक लाइन में लगाई गई है, कहीं भी उसकी हाइट बराबर है और एक जैसे पौधे हैं। तो इस तरीके से नर्सरी का व्यवस्थापन हम अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो हमें एक जैसे पौधे एक ही क्वालिटी के हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, किचन गार्डन में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने नर्सरी की अच्छी देखभाल करें। पानी का हमने कहा कि उतना ही पानी हम डालें जितनी उसकी आवश्यकता है, और इस तरीके से हम अपने नर्सरी तैयार करना, ट्रांसप्लांटेशन करना, उसको खाद पानी देना, उसको ट्रांसफ़र करना, और खाद जो है वो विशेष प्रकार से हम जो जैविक के तरीके से या हमारे हम घर में जो तैयार करते, गार्डन में जो तैयार करते हैं, उसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करें। ओम शांति। बहुत बहुत आभार महेंद्र भाई जी आपका। आपने हमें बहुत सारी विधियों से अवगत कराया।
आज हमने जो ये सुंदर ट्रेनिंग प्राप्त की, जिसका मूल लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, अर्थात सर्व सुखी होवे, सर्व निरोगी बने, जिसकी शुरुआत स्व से करे, स्वजनों से सर्वजन तक पहुँचे। तो आइए आज ऐसा कुछ दृढ़ संकल्प करते हैं, अपने द्वारा अपनों के लिए अपने ही घर में योगी गृह वाटिका तैयार जरूर करेंगे। तो अंत में सत्र की समाप्ति में 3 मिनट उस प्रभु पिता को याद करेंगे। ओम शांति। हो 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 मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो, बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। Let's green our surroundings, let's green our mother earth, let's save our planet, let's make India green, let's make India green. धरती माँ की गोद में पलने वाले इंसान, ममता का जो सुख पाया, भूले क्यों एहसान। धरती माँ की गोद में पलने वाले इंसान, ममता का जो सुख पाया, भूले क्यों एहसान। जंगल काटे जलना बरसे, जंगल काटे जलना बरसे, हो गया जग वीरान। पशु पंछी के हक को छीन, बन गए क्यों हैवान। एक नहीं हजारों गायें, पेड़ों को करें इतना प्यार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार।